वेलकम बैक टू माय चैनल और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स, जहां हम लाते हैं आपके लिए वो कहानियां जो इतिहास की किताबों से गायब कर दी गईं या फिर वक्त की धूल में कहीं गुम हो गईं। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने मिलकर खोदी एक भूली हुई परत, जिसमें सेंट्रल एशिया से आने वाली एक मिस्टीरियस ट्राइब थी, शकस। कभी इन्वेडर्स कहे गए तो कभी प्रोटेक्टर्स, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी। हमने जाना कि शक कौन थे, वो भारत क्यों आए, क्या वो लड़ने आए थे या बसने, और कैसे एक विदेशी नाम धीरे धीरे इंडियन मिट्टी में घुलता गया। अगर आपने वो एपिसोड्स मिस कर दिए हैं, कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखिए, क्योंकि आज हम उसी सफर की आखिरी लेकिन शायद सबसे खास कड़ी पर पहुंचे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, जहां हम जानेंगे क्या शकास सच में इतिहास से मिट गए थे या वो आज भी हमारे सरनेम्स, जीन्स और कल्चर में चुपचाप जिंदा है। क्योंकि हर एम्पायर का एक शिखर होता है और फिर एक ढलान भी, जहां युद्ध खत्म हो जाते हैं लेकिन कहानियां शुरू होती हैं। तो 2000 साल पहले जो ट्राइब सेंट्रल एशिया से निकली थी, जो कभी इन्वेडर्स कहलाई, कभी रूलर्स जो कभी डर से देखी गई, कभी सम्मान से, क्या वो आज भी हमारे बीच है? शायद हाँ, लेकिन किसी झंडे या तलवार के साथ नहीं, बल्कि खून, नाम और परंपरा के रूप में। आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जैसे इलाकों में कई कम्युनिटीज खुद को शका एंसेस्ट्री से जोड़ती हैं। सबसे प्रोमिनेंट नाम आता है जाट्स और राजपूत्स का। बहुत सारे हिस्टोरियंस और जेनेटिक रिसर्चर्स मानते हैं कि मॉडर्न डे जेट क्लैंस जैसे सहारान, दहिया, मलिक या कुछ राजपूत ब्रांचेस जैसे परमार, चौहान, उनकी रूट शक या इंडो-सिथियन लिनेज से जुड़ी हो सकती है। डीएनए स्टडीज में R1A1 ए जीन मार्कर जो सेंट्रल एशिया और ईस्टर्न यूरोप की स्टेप पॉपुलेशंस में पाया जाता है, वही पैटर्न कई इंडियन कास्ट्स में भी देखा गया है, खासकर नॉर्थ वेस्ट बेल्ट में। मतलब हो सकता है कि आपके जीन्स में भी थोड़ा सा शक वॉरियर बह रहा हो, जिसे कभी हॉर्स राइडिंग, बो विल्डिंग नोमैड एंसेस्टर्स ने कैरी किया था। लेकिन ये कनेक्शन सिर्फ जीन्स तक सीमित नहीं है। कई लोकल लेजेंड्स, फोल्क सॉन्ग्स और इवन विलेज ट्रेडिशंस में ऐसे एलिमेंट्स दिखते हैं जो इंडियन नहीं बल्कि स्टेप ट्रेडिशंस से इंस्पायर्ड लगते हैं। खासकर जो मार्शल वैल्यूज हैं, ऑनर, ब्रेवरी, क्लैन लॉयल्टी, वो आज भी कुछ कम्युनिटीज में उसी शुद्धता से बची हुई है जैसे वो एक वॉरियर ट्राइब से आई हों। इंडियन मिलिट्री में डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई रिप्रेजेंटेशन होना जैट और राजपूत कम्युनिटीज का, कई लोग इसे भी उनके वॉरियर पास्ट से जोड़ते हैं। पर यही नहीं, लैंग्वेज में भी ट्रेसेस दिखते हैं। कई लोकल डायलेक्ट्स में ऐसे शब्द और बोलियां मिलती हैं जो इंडो आयरेनियन भाषाओं से मिलती जुलती हैं। इतिहास में ये लाइंस ब्लरी होती हैं, पर एक बात तो साफ है, शकस कंप्लीटली खत्म नहीं हुए। वो हमारे भीतर सर्वाइव कर रहे हैं, हमारे थॉट पैटर्न्स, कस्टम्स और सरनेम्स में। इतिहास ने उन्हें भले ही भुला दिया हो, पर वो कभी गए नहीं थे। वो आज भी हैं, हमारी पहचान के अदृश्य हिस्से की तरह। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ खून या नाम ही नहीं, हमारे रिचुअल्स, पहनावा और शौक तक में शाका कल्चर की छाया आज भी जिंदा है। शुरुआत करते हैं एंशिएंट रिचुअल से। आज भी नॉर्थ इंडिया के कई ग्रामीण इलाकों में शादी, जन्म या युद्ध पूजा जैसे मौकों पर ऐसे रस्में होती हैं जहां घोड़े की पूजा, तलवार को प्रणाम या कभी कभी अग्नि के बजाय सूर्य को साक्षी मानकर शपथ लेना देखा जाता है। ये सब सीधा कनेक्शन बनाते हैं उस एंशिएंट स्टेप कल्चर से जहां सूर्य और अग्नि सुप्रीम फोर्सेस मानी जाती थीं, और ये परंपराएं शाका जैसे सेंट्रल एशियन ट्राइब्स से भारत में आईं। अब बात करें हॉर्स कल्चर की। शकास का तो पूरा जीवन ही घोड़े की पीठ पर चलता था। नोमैड्स थे वो, मोबिलिटी उनका सबसे बड़ा हथियार था। आज भी राजस्थान, हरियाणा और गुजरात की कई कम्युनिटीज घोड़े को सिर्फ एक पशु नहीं बल्कि स्टेटस और एंसेस्ट्री का प्रतीक मानती हैं। राजपूत शादियों में घुच्चाधी या जैट फैमिलीज में घोड़े को दूल्हे से भी ज्यादा सजाना, ये सब सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि सेंचुरीज ओल्ड कल्चरल मेमोरी है। अब आइए एक सरप्राइजिंग डिटेल की तरफ। ज्वेलरी डिजाइन्स। गुजरात, राजस्थान और सिंध रीजन में कई पारंपरिक गहनों के डिजाइन शका या साइथियन स्टाइल से मिलते हैं, जैसे हेवी मेटालिक बैंगल्स, ब्रॉड नोज रिंग्स और एनिमल मोटिव पेंडेंट्स, घोड़ा, शेर, बाज। इनमें से कई डिजाइन 2000 साल पुराने सिथियन बेरियल आर्टिफैक्ट्स से मिलते जुलते हैं, जिनमें इंट्रिकेट गोल्ड वर्क और बोल्ड ट्राइबल सिंबलिज्म होता था। और खास बात यह है कि ये डिजाइन मॉडर्न फैशन में भी सर्वाइव कर रहे हैं, बस अब हम उन्हें एथनिक लुक कहते हैं। इतिहास की कहानियां तो बहुत हैं, लेकिन जब बात खून की गहराई तक उतरती है तो कहानी बदल जाती है। आज की जेनेटिक्स यानी डीएनए मैपिंग ने हमें वो जवाब देने शुरू कर दिए हैं जो सदियों तक सिर्फ अटकलों में छिपे हुए थे। कई इंडिपेंडेंट जेनेटिक स्टडीज में ये सामने आया है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कम्युनिटीज, खासतौर पर जैट्स, राजपूत्स, गुर्जार्स और कुछ ब्राह्मण ग्रुप्स,
उनमें एक खास डीएनए मार्कर बहुत कॉमन है, R101 हैप्लोग्रुप। अब ये R101 मार्कर कहाँ से आया? साइंस बताती है ये मार्कर लगभग 4000-5000 साल पुराना है। साल पहले यूरेशियन स्टेप से निकला था, वही इलाका जहां से शकास जैसे ट्राइब्स आए थे। इसी मार्कर के वेरिएंट्स आज भी मिलते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साउदर्न रशिया में, ठीक उन्हीं इलाकों में जहां कभी साइथियंस और शकास का राज था। यानी जेनेटिक लेवल पर भी हमारा सेंट्रल एशिया से एक पुराना रिश्ता है। साल पहले यूरेशियन स्टेप से निकला था, वही इलाका जहां से शकास जैसे ट्राइब्स आए थे। इसी मार्कर के वेरिएंट्स आज भी मिलते हैं ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और साउदर्न रशिया में, ठीक उन्हीं इलाकों में जहां कभी साइथियंस और शकास का राज था। यानी जेनेटिक लेवल पर भी हमारा सेंट्रल एशिया से एक पुराना रिश्ता है। कुछ रिसर्चर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जैट और राजपूत कम्युनिटीज में पाया गया जेनेटिक पैटर्न कई मामलों में यूरोपियन और स्टेप एंसेस्ट्री से ज्यादा मैच करता है, बजाय साउथ इंडियन या द्राविडियन डीएनए पैटर्न्स के। मतलब हिस्ट्री बुक्स जो कहानियां बताती हैं, डीएनए उन्हें चुपचाप कंफर्म कर रहा है। इतना ही नहीं, डीएनए का एक और पहलू भी दिलचस्प है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए जो मां से संतान तक जाता है, वो भी कई मामलों में यूरेशियन मैटरनल लिंक्स दिखाता है। यानी शैका माइग्रेशन सिर्फ पुरुषों का नहीं था, बल्कि पूरे कम्युनिटीज ने मूव किया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। और यहीं से एक पूरी सिविलाइजेशन ने इस लैंड को अपना घर बनाया, सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि जेनेटिक्स से भी। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या शकास हमसे जुड़े थे, सवाल ये है कि हम आज तक उनसे कितने जुड़े हुए हैं और बिना जाने जीते आ रहे हैं। इतिहास सिर्फ म्यूजियम्स में नहीं होता, वो हमारे रोज के जीवन में सांस लेता है, बस हमें देखने की आदत नहीं रही। शकास की कहानी भी कहीं किताबों में बंद नहीं है, वो आज भी हमारे फेस्टिवल्स, पहनावे, बोलचाल और सोच में जिंदा है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखें। आपने राजस्थान या गुजरात के लोक नृत्यों में घोड़ों, तलवारों और वॉरियर पोजेस पर ध्यान दिया है? वो सिर्फ कला नहीं है, वो एक पुरानी नोमैडिक वॉरियर ट्रेडिशन की गूंज है। आपने राजस्थान या गुजरात के लोक नृत्यों में घोड़ों, तलवारों और वॉरियर पोजेस पर ध्यान दिया है? वो सिर्फ कला नहीं है, वो एक पुरानी नोमैडिक वॉरियर ट्रेडिशन की गूंज है। राजस्थान के कुछ फोल्क बैलेड्स में आज भी ऐसे वीरों की कहानी मिलती है जिनके नाम इतिहास में डॉक्यूमेंटेड नहीं, पर जिनकी शौर्य गाथाएं शाका वॉरियर्स जैसी लगती हैं। क्लैन प्राइड, ऑनर और एग्जाइल से वापसी की कहानी। अब बात करें पहनावे की। नॉर्थ वेस्ट इंडिया की महिलाएं जो भारी चांदी के गहने, ब्रॉड वेस्ट बेल्ट्स या घुंघरूदार कड़े पहनती हैं, उनकी शैली सरप्राइजिंगली मिलती है सिथियन बेरियल फाइंड से, जैसे उज्बेकिस्तान और सदर्न रशिया में पाए गए आर्टिफैक्ट्स। लैंग्वेज में भी असर है। बहुत सी लोकल डायलेक्ट्स में इसकी जगह या ख की जगह का प्रयोग, फोनेटिक पैटर्न्स कभी कभी इंडो आयरेनियन भाषा प्रभाव की याद दिलाते हैं। और एक और सबटल लेकिन बहुत गहरी बात, नॉर्थ इंडिया में जो कबीलाई सोच, यानी हमारा गोत्र, हमारी बिरादरी, हमारा सम्मान, वो सीधे जुड़ती है क्लैन बेस्ड नोमैडिक सिस्टम से, जो शकास जैसे स्टेप ट्राइब्स में थी। मतलब आज भी जब कोई जैट या राजपूत अपनी क्लैन का नाम गर्व से लेता है या अपने एंसेस्टर्स की स्वॉर्ड को पूजा जाता है, तो वो अननोविंगली एक फॉरगॉटन वॉरियर कल्चर को ऑनर कर रहा होता है। इतिहास की ये गूंजें हर जगह हैं, बस हमें सुनना आना चाहिए। कभी घोड़े की नाल की आवाज में, कभी शादी की शहनाई में, कभी किसी बूढ़े दादी की कहानी में शाकस आज भी बोल रहे हैं। कभी जोर से नहीं, बस धीमे लेकिन सच्चे। तो क्या आज भी भारतीय नसों में शकाओं का खून बहता है? ये सवाल सुनने में पोएटिक लगता है, पर इसमें साइंस, हिस्ट्री और आइडेंटिटी तीनों की परछाई है। डीएनए हमें साफ संकेत देता है। हाँ, शकाओं के जेनेटिक फुटप्रिंट्स आज भी मौजूद हैं नॉर्थ वेस्ट इंडिया की कई कम्युनिटीज में। जाट, राजपूत, गुर्जार और कुछ ब्राह्मण गोत्र जिनमें R101 हैप्लोग्रुप और स्टेपे एंसेस्ट्री के निशान दिखते हैं, वो सब मिलकर विस्पर करते हैं, तुम्हारे भीतर एक पुराना घुड़सवार अब भी सांस ले रहा है। लेकिन ब्लड सिर्फ बायोलॉजी नहीं होता, ब्लड एक सिंबल भी होता है, करेज का, बिलोंगिंग का और लेगेसी का। जब कोई अपनी मातृभूमि के लिए लड़ता है, जब कोई क्लैन के सम्मान के लिए खड़ा होता है, जब कोई कहता है मैं वॉरियर की औलाद हूं, तो उसमें सिर्फ जीन्स नहीं बल्कि वो पुरानी फायर होती है जो कभी साइथियन स्टेप्स से चली थी और आज भारत की मिट्टी में रच बस गई है। इतिहास ने शकाओं को बारबेरियंस कहा, कुछ ने इन्वेडर्स कहा, कुछ ने उन्हें भुला दिया, लेकिन आइडेंटिटी मिटती नहीं, वो बदलती है, ढलती है और कई बार वो हम खुद बन जाते हैं बिना जाने। तो अगली बार जब आप किसी लोकगीत में तलवार की गूंज सुने या किसी बुजुर्ग को अपनी बिरादरी की शान बताते सुने, तो सोचिए शायद कहीं गहराई में वो शाका खून अब भी बह रहा है, नसों में नहीं, परंपराओं में, जवाबों में नहीं, सवालों में। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया,
और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। तो ये थी कहानी एक ऐसे साम्राज्य की जो तलवारों के साथ आया था लेकिन दिलों में समा गया, और वक्त के साथ इतना इंडियन हो गया कि आज हम उसे विदेशी मान ही नहीं सकते। शकास की कहानी बस यही नहीं बताती कि इतिहास में क्या हुआ, बल्कि ये भी सिखाती है कि कोई भी आउटसाइडर वक्त, संस्कृति और रिश्तों के सहारे हम का हिस्सा बन सकता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इस नॉलेज को फैलाइए, लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप ऐसी हिडन हिस्ट्री पसंद करते हैं। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी जानें कि हम सबकी वेन्स में इतिहास कैसे बहता है। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही और फॉरगॉटन लेगेसीज को अनकवर करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए।